हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर का जो तृतीय प्रश्न पत्र है जेंडर स्कूल सोसाइटी, उसका पीवाई क्यू डिस्कशन आपके साथ करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इस पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है MGKVP वाराणसी का है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से जितने भी बच्चे बीएड कर रहे हैं सत्र 2024 में, उनके लिए यह पेपर काम करेगा। आप लोगों का पेपर फरवरी 2025 में होने के चांसेस हैं। तो रिसेंट का पीवाईक्यू हम आपके सामने लेकर आए हैं और आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चैनल पे अगर मित्रों आप सब नए होंगे तो पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो दोनों को आप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बीएड से संबंधित हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। पूर्णांक आपका 100 होता है, पासिंग मार्क्स 36 नंबर होते हैं। 2 खंड आपके होते हैं और दोनों खंडों में जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपको सॉल्व करना होता है। जो प्रथम खंड अ होता है उसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको इसमें करना 10 ही क्वेश्चन को होता है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। चलिए देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या है? जेंडर को परिभाषित कीजिए, डिफाइन जेंडर। तो जो जेंडर होता है, ये जेंडर क्या होता है आपको पता ही है। जेंडर में आपका एक मेल आता है और दूसरा क्या आता है? फीमेल। तो ये जेंडर होते हैं। तो जेंडर क्या है? सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना है, यानी कि समाज ने इस संरचना को जन्म दिया है कि पुरुष पुरुष होते हैं, स्त्री स्त्री होते हैं। और मैन मेड कॉन्सेप्ट है। आप बोल सकते हैं कि जो जेंडर है वो मैन मेड कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंसानों के द्वारा ही बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने ये चीज़ें मान ली हैं कि जो औरतें होती हैं, स्त्रियां होती हैं, महिला होती है, वो घर का काम करती हैं और जो पुरुष होते हैं वो बाहर जाके पैसे कमाते हैं। तो ये धारणा हम ने बनाकर 2 प्रकार का मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री के रूप में जेंडर को बांट दिया है। तो जो जेंडर है वो सामाजिक संरचना है, यानी कि पुरुष और स्त्री को लेकर जो इंडिकेटर बनाए हैं समाज ने, जो जिस चीज़ से सूचित हो जाता है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, सामाजिक इंडिकेटर से, तो वो चीज़ आपका जेंडर के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है लिंग व जेंडर में उदाहरण देकर अंतर बताइए। तो वही चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सेक्स आपका क्या होता है? सेक्स आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेक्स आपका है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है या जैविक संरचना है, आप कह सकते हैं। लिंग में हम क्या देखते हैं? रिप्रोडक्टिव आर्गन देखते हैं। रिप्रोडक्टिव आर्गन देखते हैं और उसके हिसाब से हम ये चीज़ें जज करते हैं कि कौन मेल है, कौन फीमेल है। तो उसमें जैसे कि हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अगर कोई मेल है तो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस होगा और अगर कोई फीमेल है तो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेगिना होगा। तो इसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, यानी बॉडी पार्ट के हिसाब से कि बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है आपका सेक्स। और जेंडर, जेंडर के हिसाब से यदि हमें जानना है कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, तो हम कैसे जानेंगे? जो मेल होता है वो बाहर जाके पैसे कमाता है, घर का पूरी जिम्मेदारी लेता है,
बड़े निर्णय जो होता है वो लेता है, और जो फीमेल होती हैं घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं और पुरुषों का बात मानती हैं, उनके अधीन रहती हैं। तो ये सब सामाजिक जो रूढ़िगत जो इंडिकेटर बनाए गए हैं वो जेंडर के अंतर्गत आ जाते हैं। सामाजिक धारणाओं के हिसाब से जब हम पुरुष और स्त्री की पहचान करते हैं तो जेंडर, और जब बायोलॉजिकल संरचना के आधार पे हम पुरुष और स्त्री की पहचान करते हैं तो वो आपका सेक्स के अंतर्गत आ जाता है। ये जो आपका पेपर है, इस पेपर पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या बनी हुई है? प्लेलिस्ट बनी हुई है, और मैंने आप उसमें बहुत सारे सेशन कराए हुए हैं। आपका जो यूनिट सेकंड तक है मैंने टोटल पढ़ा दिया है और अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है और जितने भी सेशन अपलोड हैं उसको देख लेना है और अच्छे से प्रिपरेशन परीक्षा की कर लेनी है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हो सकेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक पिन अप कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से देख के इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद स्त्रीत्व से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय फेमिनिटी? तो स्त्रीत्व यानी कि स्त्री अगर अपना जो रुतबा है, अपना जो कद है वो बना पा रही है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर पा रही है, तो आप इसे स्त्रीत्व से जोड़कर देख सकते हैं। यानी घर में उसका कितना चलता है, समाज में उसका कितना चलता है। अगला जो क्वेश्चन है समाजीकरण के अभिकरण। अभिकरण यानी कि साधन आप समझ सकते हैं। साधन के रूप में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय में होता क्या है, हम बालकों को, जो किड्स होते हैं या जो चाइल्ड्स होते हैं, उनको हम क्या सिर्फ पढ़ना लिखना थोड़ी ना सिखाते हैं। उनको हम समाज के तौर तरीके, नियम, भाईचारा, समानता, समता, ड्रेस कैसे पहनना है, नाखून काटना है कि नहीं काटना है, बाल कटा के आने हैं, तो सारे चीज़ें हम उनको सिखाते हैं जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के। तो उनका हम समाजीकरण करते हैं। जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वे बच्चों का क्या करते हैं? समाजीकरण करते हैं। तो स्कूल क्या हो गया? एक साधन है किस चीज़ का? समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन पे मैं अभी हाल फिलहाल में ही 3 सेशन बड़ा लिया हूँ एम.एड वालों के लिए। किसके वालों के लिए? एम.एड वालों के लिए 3 सेशन अभी रिसेंट में अपलोड हुए हैं चैनल पे, तो उसे आप देख लीजिएगा। सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपको सोशलाइजेशन से संबंधित सेशन का लिंक चाहिए होगा तो आप मुझसे कमेंट में मांग लीजिएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आधुनिक भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कि जो मॉडर्न इंडियन सोसाइटी है उसमें कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। धार्मिक व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, व्यापार किस प्रकार से फैला हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, पारिवारिक व्यवस्था क्या है, यानी पितृसत्तात्मक परिवार है या फिर स्त्रियों की भी चलती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है जी। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय वुमन एम्पावरमेंट? तो महिला सशक्तिकरण को आप एक शब्द में समझ सकते हैं कि जब महिलाओं पे अत्याचार होता है, उनका हरेसमेंट किया जाता है, जब उन पे अत्याचार होता है और वो उस अत्याचार के खिलाफ खुद ही आवाज़ उठाने के लिए सक्षम हो जाती हैं, खुद से ही आवाज़ उठाने के लिए सक्षम हो जाती हैं, तो इसी को कहते हैं महिला सशक्तिकरण। कि हमने महिलाओं का सशक्तिकरण कर दिया है। अब अगर उन पे कोई अत्याचार करता है, उनको कोई डराता है, कोई धमकाता है, तो वो किसी से सहायता नहीं मांगती हैं, बल्कि उससे खुद लड़ने के लिए वो सक्षम हैं, एबल हैं। तो महिला अब सशक्त हो चुकी हैं। तो ये चीज़ आप इस प्रकार से समझाएंगे। ठीक है। चलिए, अगला जो है क्वेश्चन लैंगिक असमानता के 4 उदाहरण दीजिए। तो लैंगिक असमानता के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आप वैदिक काल आपने सुना होगा, तो वैदिक काल में महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो 4 वेद होते हैं, तो वेदों के अध्ययन का महिलाओं को अधिकार नहीं था। तो ये क्या है? लैंगिक असमानता का ही
एक उदाहरण है। इसके बाद आप देखेंगे कि परिवार में महिलाओं को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। जितने भी निर्णय होते थे शादी विवाह से संबंधित या जो भी, तो वो पुरुष ही लिया करते थे। तो ये भी क्या था, ये लैंगिक असमानता था। तीसरा, व्यापार करने का कोई भी अधिकार महिलाओं को नहीं था। आप सिर्फ घर का खाना बनाइए, चूल्हा चौका कीजिए, बस यही। तो उन्हें व्यापार करने की स्वतंत्रता भी नहीं थी। शिक्षा ग्रहण करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। बच्चियों को पढ़ाने का मतलब ये समझते थे कि वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाएगी और फिर घर का नाम बदनाम कर देगी, कालिक पोत देगी। इस प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। तो मैंने आपको 4 उदाहरण बता दिए। आप और भी बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। मैंने बस आपको एक आइडिया दिया है और सभी प्रश्नों पर मैं आपकी थोड़ी-सी पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा हूँ। बाकी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से परीक्षा में लिखने का प्रयत्न कीजिएगा, किताबों से पढ़कर, अच्छे से प्रिपरेशन कर कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में पुरुषों की पारंपरिक भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है और आंसर ये देना है कि जो इंडियन सोसाइटी है तो पुरुष ही परंपरा चली आ रही है, एक लंबी परंपरा चली आ रही है कि पहले भी पितृसत्तात्मक समाज था। जो पुरुष थे वही सारे निर्णय लेते थे, वही मालिक होते थे हर चीज़ के, जितने भी बड़े निर्णय हों, बड़े कार्य हों, सब चीज़ के। और आज भी वही प्रथा चली आ रही है। आज भी महिलाओं को पूरे तरीके से तो अधिकार मिल नहीं पाया है। तो इसी चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, सहशिक्षा विद्यालय से क्या तात्पर्य है? तो को एजुकेशन हम उसको बोलते हैं जहाँ पे मेल प्लस फीमेल दोनों एक साथ एक ही कक्षा में यानी एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई स्कूल है तो उसे को एजुकेशन वाला स्कूल कहते हैं। आप अपना उदाहरण ले लीजिए। अगर आप किसी बालिका विद्यालय में नहीं पढ़ी हैं तो आप कोई कॉमन स्कूल में पढ़ी हैं जहाँ पे आपके साथ बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे, तो वो को एजुकेशन वाला स्कूल है। जैसे मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, मेरी जो स्कूलिंग हुई है, तो लड़के लड़कियाँ साथ में हम लोग बैठते थे। तो सहशिक्षा वाले परिस्थिति में हमने पढ़ाई की है। तो ये चीज़ है। अलग से जो बालिका विद्यालय होते हैं तो वो को एजुकेशन में नहीं आएगा। और अगर कोई इसी प्रकार का कोई बॉयज़ के लिए अलग विद्यालय है तो वो भी को एजुकेशन में नहीं आएगा। को एजुकेशन मतलब कोलैब हो गया, दोनों बॉयज़ गर्ल दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। जो देखिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू महिला और कामकाजी महिला में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन अ हाउसवाइफ एंड वर्किंग वूमेन। आप बहुत ही अच्छे से इसका अर्थ लड़कियां सब समझती होंगी, क्योंकि आप बीएड में यदि आई हैं तो आपने पहले बीए किया होगा या बीएससी बीकॉम कुछ भी ग्रेजुएशन कर लिया होगा, तभी बीएड में आप आई होंगी। तो आप इसका अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ रही होंगी। या चाहे लड़के भी जो हैं, लड़के भी इस चीज़ को जान रहे होंगे। हाउसवाइफ मतलब क्या, कि वो हाउस का सिर्फ काम करती हैं, जैसे कि कपड़े धोना हो गया, घर को साफ करना हो गया, बर्तन वगैरह मांजना और जो रंगोली वगैरह, घर सजावट, जितने भी काम हैं घर से संबंधित, तो वो हाउसवाइफ का काम होता है। लेकिन जो वर्किंग वूमेन होती हैं वो जाके कोई लाइक अ जॉब कर सकती हैं, कोई अपना खुद का क्रिएशन वाला काम कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं, तो उसे हम वर्किंग वूमेन कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, लैंगिक समानता हेतु किसी एक सरकारी योजना का वर्णन कीजिए। देखिए लैंगिक समानता के लिए ही एक योजना लाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों को बचाने की भी बात कही गई थी और बेटियों को पढ़ाने की भी बात कही गई थी। तो बेटियों को यदि पढ़ाने का अधिकार को सशक्त किया जा रहा था, तो मतलब एक लैंगिक असमानता को कम किया जा रहा था इस योजना के द्वारा, कि अब बेटियां भी पढ़ेंगी तो उनको भी अधिकार पढ़ने का मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार से आप और भी योजना हैं उनको, उनके आधार पे भी आप लिख सकते हैं यदि आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक असमानता के 4 उदाहरण बताइए। देखिए अगर पाठ्य पुस्तक में कोई ऐसा उदाहरण दिया है कि सीता क्या कर रही है, खाना बना रही है, और राम क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है घर चलाने के लिए, तो ये लैंगिक असमानता का उदाहरण है। इसमें वही चीज़ें दिखाई गई हैं जो परंपरागत रूप से
चली आ रही हैं। अगर दिखाया जा रहा है कि जो सीता है वो घर के फैसले लेने का इसे अधिकार नहीं है और जो राम है यही सारे फैसले लेता है, तो यह भी लैंगिक असमानता वाला उदाहरण है। कोई लड़का है, उसका नाम गंगा है, और कोई लड़की है, उसका नाम राम है, तो ये लैंगिक असमानता का उदाहरण नहीं होगा। लेकिन अगर लड़का का नाम राम हो जाए और लड़की का नाम गंगा हो जाए तो लैंगिक असमानता है कि नाम भी वही परंपरागत चली आ रही है। तो इस प्रकार से आप और भी उदाहरण दे सकते हैं। अब इसके बाद आपको खंड ब मिलेगा। खंड अ हमने पूरा देख लिया। खंड ब में लॉन्ग टाइप आपके क्वेश्चन होंगे। आपको इसमें टोटल 4 यूनिट मिलेगा। कितने यूनिट मिलेगा? टोटल 4 यूनिट मिलेगा। हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको उसमें से करना एक ही क्वेश्चन को है। यानी कि आपको हर यूनिट में अथवा मिलेगा। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 क्वेश्चन आपको करना है। चलिए, प्रथम यूनिट जो है उसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हर क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। जो पहला यूनिट है इसमें पहला क्वेश्चन है, पुरुषत्व से क्या तात्पर्य है? पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। पुरुषत्व यानी सिर्फ पुरुष की धारणाओं को बल मिलना, पुरुष की धाराओं का मुख्य धारा में आना, पुरुष की जो विचार हैं, धारणाएं हैं, उन्हीं का सिर्फ कह लीजिए कि मुख्य धारा में बने रहना, तो ये चीज़ है। तो इसके संबंध में आपको आंसर लिखना है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से और अच्छे से, ठीक है। चलिए, अगला जो इसमें अथवा में आपका है, सोशलाइजेशन से क्या आशय है? सोशलाइजेशन के अभिकरणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए कि जो सोशलाइजेशन के साधन हैं उनकी कितनी उपयोगिता है। तो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन भी मैंने पढ़ाया हुआ है प्लेलिस्ट में। यूनिट 2 में जो क्वेश्चन है, एक परिवार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जेंडर के संदर्भ में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो जो जेंडर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि लड़कियां खिलौना खेलती हैं और जो बच्चे होते हैं वो गाड़ी वगैरह चलाने वाला खिलौना पसंद करते हैं, और जो लड़कियां होती हैं उनके लिए गुड्डे गुड़िया ये सब पापा लोग लाते हैं। तो परिवार की बहुत भूमिका होती है जेंडर के कॉन्सेप्ट को डेवलप कराने में, ग्रोथ कराने में, राइज कराने में। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है जो परिवार के अंदर लड़के और लड़कियों के संबंध में घटित होती हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए माँ बाप क्या-क्या करते हैं, कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जब कोई एक बच्ची जन्म लेती है तो कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, क्या-क्या वातावरण बनाते हैं। कोई बच्ची जन्म लेती है तो आप देखे होंगे उसके लिए पायल ला देते हैं, उसको नाचना, नृत्य सिखाते हैं। लेकिन लड़का होता है तो उसको युद्ध वगैरह के लिए सिखाते हैं, एग्रेसिव बनाते हैं, और लड़कियों को सॉफ्ट रखते हैं। तो बहुत सारा विशेषताएँ होती हैं, भूमिका होती हैं जेंडर को राइज कराने में। चलिए, इसी में अथवा क्या है? लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी क्या है और जेंडर इनइक्वालिटी के कारण क्या हैं और इनके संभावित समाधान क्या हैं, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। यूनिट 3 जो है उसमें आपको को एजुकेशन की ताकत क्या होती है और कमजोरी क्या होती है, उदाहरण सहित आपको बताना है। इसी में जो अथवा है वो आपका है, शिक्षण अधिगम सामग्री में व्याप्त लैंगिक असमानता का वर्णन कीजिए। कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री अभी चलाई जा रही है हर लेवल पे, तो उसमें किस प्रकार की जेंडर इनइक्वलिटी देखने को मिलती है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है। अब यूनिट 4 जो है इसमें विद्यार्थियों में प्रत्येक के जेंडर के प्रति सकारात्मक अवधारणा का निर्माण करने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। जो एक टीचर होता है स्कूल के अंदर, जो टीचर्स होते हैं उनका क्या रोल होगा कि प्रत्येक के जेंडर के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों में पैदा कर सकें। कि लड़कियों को पूरा अधिकार है बढ़ने का, वो भी सारा कुछ कर सकती हैं, चाहे फिर ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो। तो प्रत्येक के जेंडर के संबंध में कैसे टीचर एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करे बच्चों के अंदर।
चलिए, इसमें अथवा क्या है कि आपको जेंडर स्टडीज के बारे में बताना है कि लैंगिक अध्ययन में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और महिला अध्ययन से लैंगिक अध्ययन की ओर विस्थापन को समझाइए कि जब हम महिला अध्ययन करते हैं तो फिर हम लैंगिक अध्ययन की ओर कैसे शिफ्ट हो जाते हैं, इस चीज़ का भी आपको आंसर देना है। तो फिर से लास्ट में मैं वही चीज़ दोहराता हूँ कि इसमें से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा कि कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं उस पे वीडियो बना दूंगा, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ कि इस पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, मैंने आपको यूनिट 2 तक पूरा बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया है, वो आप देख लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। और बाकी के जो 2 यूनिट है मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी क्लासेस अपलोड कर दी जाएँ, ठीक है। और अगर आपको इस पेपर के पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और पर्सनली मेरे नंबर पे आपको मैसेज करना है, अपने कॉलेज का एड्रेस मेरे पास शेयर करना है, मुझसे बताना है और आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बीएड के अंदर 2 साल आपको पढ़ने हैं और इस 2 इयर्स में हर प्रकार का सपोर्ट आपको इस चैनल के द्वारा, मेरे द्वारा प्रदान किया जाएगा। जितने भी प्रायोगिक फाइलें बनेंगी हर सेमेस्टर में, उससे संबंधित यदि मटेरियल उपलब्ध नहीं रहेगा तो आप मुझसे बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर का चौथा पेपर डिस्कशन आपके साथ कर दूंगा कि चौथे पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और जो 2024 का पेपर हुआ था प्रथम सेमेस्टर का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे।